आशुतोष जी आंकड़े बड़े इंटरेस्टिंग है, संगीत रागी जी आप भी देखिएगा। 2009 में कांग्रेस के वोटों में जो जंप हुआ है उसके पीछे मनरेगा जैसी स्कीम जो पूरे देश में हर डिस्ट्रिक्ट में लागू की गई थी, उसका सबसे बड़ा फायदा उनको उस तरीके से हुआ है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो 185 सीटों पर थी रूरल सेक्टर्स में, वो जरा नंबर्स हम आपको दिखा रहे हैं, वो उनका नंबर्स वहां पर हट गया, ये भी वहां पर देखा गया था। और अगर भारतीय जनता पार्टी को रूरल इलाकों में मिलने वाली सीट्स पर अगर हम नजर देखिए, कांग्रेस के नतीजे देख लीजिएगा, 2004 के 187 सीटें उनको रूरल इलाकों से मिली थी, जबकि सिर्फ 35 सीटें एनडीए कांग्रेस प्लस यानी यूपीए जो था, यूपीए 1 को सिर्फ 35 सीटें शहरों में मिली। 2009 में यही सीटों में जंप देखा गया, जो वोट प्रतिशत 23.9% था, उसमें 4% से जंप हुआ, क्योंकि मनरेगा जिस तरीके से लागू किया गया, देखिए 26.9% वोट शेयर उनका वहां पर बढ़ा, जबकि अर्बन सेंटर्स में महज 1%, गांव में बीजेपी का वोट प्रतिशत करीब करीब 5% से 2009 में घटता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। और 2024 की अगर हम बात करें तो आज की स्थिति में भी भारतीय जनता पार्टी 2024 में 126 सीटों तक सिमट गई है, जो 2019 में 201 सीटें ग्रामीण इलाकों में भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। 39.5% वोट, 35% वोट 2024 में, और 126 सीटें महज भारतीय जनता पार्टी को यहां पर मिल रही है। और इसीलिए आशुतोष जी, मेरा सवाल इस पूरे मामले को लेकर यह रहेगा आशुतोष, की अलग अलग स्कीम्स भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस पूरे मामले पर लगाई हुई है। फिर पीएम किसान योजना है, कैश ट्रांसफर्स की स्कीम है, लेकिन उसके बावजूद मनरेगा को वो बीट नहीं कर पाए। सबसे ज्यादा एलोकेशन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय पे हुआ है, 35,000 करोड़ 2014 तक हुआ करता था, 80,000 करोड़ तक पहुंच गया। लेकिन उसके बावजूद महात्मा गांधी का नाम हटाने के बाद जी राम जी, ये जो अपभ्रंश उसका एक तरीके से किया जा रहा है, उसी का फायदा कहीं ना कहीं हो सकता है, और ये इलेक्ट्रल फायदा भी इस तरीके से देखा जाता है आशुतोष। देखिए साहिल, अब ये तो सरकार का प्रोरोगेटिव है कि महात्मा गांधी का नाम रखना चाहती है, जी राम जी के नाम से करना चाहती है, जय श्री राम के नाम से करना चाहती है, उनका प्रोरोगेटिव है। मुझे लगता है असली डिबेट इस पे नहीं है। असली डिबेट इस बात को लेकर यह है कि जिस मनरेगा को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस एक तरीके से कहा कि देखिए, कांग्रेस पार्टी ने आपको गड्ढा खोदने के लिए मजबूर कर दिया और उसको एक तरीके से डिमीन करने की कोशिश की थी, वो मनरेगा की योजना कोविड के समय इसी सरकार के लिए एक आशीर्वाद के तौर पर काम किया उसने, और अब उसी को वो एक दूसरे फॉर्म में लाना चाहते हैं। इसका मतलब यह था कि जो इसकी मूल तौर पर जो जिस तरीके से इसकी आलोचना की गई थी, दरअसल वो आलोचना सही नहीं थी, और या यह कहा जाए कि मनरेगा की योजना को सरकार समझ ही नहीं पाई और उसकी अनावश्यक रूप से इसकी आलोचना करके उसको डिमीन करने की कोशिश की गई। दूसरी बात क्या है कि मनरेगा में जो फंडामेंटल इशू था वो क्या था कि अगर कोई भी आदमी गांव के अंदर है, अगर वो डिमांड करता है तो उसको एम्प्लॉयमेंट देना सरकार की जरूरत थी। ये एक फंडामेंटल राइट टू एम्प्लॉयमेंट भी एक तरीके से था, बेसिक राइट टू एम्प्लॉयमेंट था। तो वो आज की तारीख में उसमें ये स्टैट्यूटरी प्रोविजन नहीं है, और स्टैट्यूटरी प्रोविजन ये भी नहीं है कि सरकार इस बात के लिए बाध्य हो कि 125 दिन आपको महीने में, साल में आपको देने ही है। ये जो प्रावधान मनरेगा के में था कि 100 डेज की गारंटी थी कि आपको देना ही पड़ेगा कि किसी आदमी ने डिमांड किया, तो इसमें ये स्टैट्यूटरी गारंटी नहीं है। दूसरी बात जो इसमें प्रॉब्लमेटिक है वो ये कि 40% स्टेट गवर्नमेंट को इसका जो है वो खर्च उठाना पड़ेगा। आज की तारीख में कौन सा ऐसा स्टेट है जो ये अतिरिक्त बोझ उठाने की स्थिति में है? ज्यादातर स्टेट बहुत गहरे कर्ज में डूबे हुए हैं और उनकी बैंकरप्सी की हालत दिखाई पड़ रही। कोई भी ऐसा स्टेट ले लीजिए, चाहे यूपी हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे राजस्थान, कोई भी, इवन कांग्रेस लेड स्टेट भी आप ले लीजिए। ये भी तो इंटरेस्टिंग होगा ना, स्टेट्स भी तो जीएसटी के परतावे पर निर्भर रहेंगे, क्योंकि जीएसटी का जो पैसा मिलेगा वो तो केंद्र सरकार उनको देने वाली है, तो जाहिर सी बात है कि उसको लेकर भी दिक्कत होगी। लेकिन मैंने महात्मा गांधी का सवाल इसलिए पूछा था ना आशुतोष, क्योंकि उसमें राजनीति साफ नजर आती है कहीं ना कहीं। यह भी आरोप यहां पर लगता रहा है कि देखिए वो योजना कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकार के साथ जुड़ी हुई नजर आ रही थी, तो एक नए रूप में उस योजना को लाना कहीं ना कहीं जरूरी था। इसके लिए नाम में बदलाव और उसके बाद बाकी उसमें जो सुधार किए गए, या सरकार को लगता है कि ये ज्यादा ठीक है, क्योंकि कभी भी हमने देखा कि इस योजना के तहत 50 दिन के ऊपर कहीं भी काम होता हुआ नजर नहीं आया था, भले 100 दिन रखिए, 125 दिन रखिए, ये भी तो उसमें सही बात थी। आपका जवाब, उसके बाद संगीत राग की बात करें। देखिए, इस योजना में अगर आप पिछले साल की योजना के एलोकेशन आप देखेंगे तो 18% की कटौती की गई थी।
अगर मनरेगा योजना इतनी महत्वपूर्ण थी, जिसको नए श्रेय में लाना था, तो आपने इसका एलोकेशन को कम किया, 18% बल्कि बढ़ाना चाहिए था, क्योंकि इस दौरान रोजगारी बेरोजगारी के सवाल बड़े महत्वपूर्ण हो गए। दूसरी बात, अगर पिछले 5 साल का अगर आप इतिहास देखें तो 50 से 55 दिन ही लोगों को रोजगार मिला है। अब इसमें जो महात्मा गांधी का प्रश्न आपने खड़ा कर दिया, मैं तो बहुत खुश होता अगर इस योजना का नाम महात्मा गांधी से हटा के गुरु गोलवलकर बेरोजगार रोजगार योजना कर देते, क्योंकि आपको अपने पुरखों को तो कम से कम नाम देना पड़ेगा ना। हम कांग्रेस पार्टी को कम से कम एक क्रेडिट तो जाएगा कि उन्होंने अपने नेताओं के नाम पे किया, जवाहरलाल नेहरू के नाम पे किया, इंदिरा गांधी के नाम पे किया, महात्मा गांधी के नाम पे किया, तो कम से कम अपनी पार्टी के पुरखों के नाम पे उन्होंने किया। तो भारतीय जनता पार्टी को इस बात का पूरा अधिकार है कि वो अपनी योजनाओं को गुरु गोलवलकर के नाम से करें। मुझे कोई आपत्ति नहीं, मुझे नाम में कोई आपत्ति नहीं। मुझे दिक्कत इस बात को लेकर यह है कि जो योजना आप लेकर आए हैं, इस योजना में जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि सेंटर इसमें सब कुछ तय करेगी और राज्यों के ऊपर जिम्मेदारी होगी उसको निभाने की। ये प्रॉब्लमेटिक। जो बात 2015 में प्रधानमंत्री कह चुके थे, गड्ढा खोदा जा रहा है, आज भी गड्ढा खोदा ही जाएगा ना। तब 7 करोड़ खोदते थे, आज 4.5 करोड़ खोद रहे हैं। बात तो घुमा फिरा कर वही होगी। पहले 100 दिन गड्ढे खोदते थे, आज 125 दिन तक का कर दिया गया है। और ऊपर से महात्मा गांधी और जी राम जी, यह भी कहीं ना कहीं सवाल आ जाता है उसमें। साहिल, सबसे पहली बात तो कि जी राम जी को लेकर के हम बाद में इस मुद्दे को आएंगे। मुझे लगता है कि जो आशुतोष ने सवाल उठाया है कि गोलवलकर सावरकर इसके नाम पे, ये देश किसी के नाम पर नहीं होना चाहिए। इस देश का पॉलिटिकल आइकोनोग्राफी जिसे हम कहते हैं, वो गांधी नेहरू परिवार के नाम पर लिख दिया गया। जैसे लगता हो कि आज़ादी की लड़ाई में सिर्फ और सिर्फ इनके लोगों ने काम किया, बाकी लोग तो थे ही नहीं। इस देश के शौचालय और मूत्रालय, 2 ऐसी योजना और नालियों की योजना, सफाई, इसको छोड़ दें तो बाकी जितने भी हैं, चाहे वो खेल का अवार्ड हो, चाहे वो स्टेडियम हो, शहर हो, मोहल्ले हो, गली हो, सारे गांधी नेहरू परिवार के नाम पर दिए हैं। इसलिए ये प्रधानमंत्री जी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत अच्छा एक काम किया है कि कोई भी योजना होती है वो प्रधानमंत्री के नाम पर होती है, मुख्यमंत्री के नाम पर होती है, किसी व्यक्ति के नाम पर नहीं होती है। एक आध अपवाद को छोड़ दें तो। दूसरी बात, जहां तक नेहरू की बात है, तो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने, एक मिनट सुनिए, अपनी बात कह लूं। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा इनको गांधी से क्या लेना देना है। अरे नेहरू को क्या लेना देना था? नेहरू ने तो बड़े बड़े डैम और बड़े बड़े इंडस्ट्री की बात की, गांधी तो उसके लिए थे ना। गांधी तो छोटी और कुटीर उद्योग के लिए थे। गांधी तो चाहते थे कि काउ स्लॉटर पर बैन हो, नेहरू को बीफ पसंद था। गांधी चाहते थे कि देश में रिलीजियस कन्वर्जन नहीं हो, और नेहरू ने जो है वो पूरा नॉर्थ ईस्ट जो है क्रिश्चियन मिशनरियों के हाथों में छोड़ दिया। तो गांधी को मानते कहां थे पंडित नेहरू? एक इसके अतिरिक्त जब अब आते हैं जरा मनरेगा को लेकर के। मनरेगा ने बिल्कुल आपने ठीक कहा, मनरेगा पर जो सर्वे हुआ है और कैग की रिपोर्ट जरा पढ़ लीजिए पश्चिम बंगाल को लेकर के, कि 19 जिलों में स्थिति क्या थी। क्या मशीनों का प्रयोग नहीं होता था? 55 दिनों तक आप सबसे सहमत हुए हैं, जो 55 दिनों से ज्यादा रोजगार नहीं मिले हैं। और ये आज की बात नहीं है, बहुत पहले। क्या हम बताएं, जो व्यक्तिगत अनुभव हमने अपने गांव में देखा था कि घर का कुआं खुदवा रहे हैं और मनरेगा के नाम पर ठेकेदार जो है वो पैसा उनको मुहैया करा रहा है। एक पूरे भ्रष्टाचार का अब डिजिटल फॉर्मेशन, डिजिटल जो है वो पहले 37% होता था। ये कांग्रेस पार्टी के जमाने की बात कर रहा हूं। आज जो है डिजिटल पेमेंट जो है 99.9% हो गया है। जियो टैगिंग पहले 0% था, आज कम से कम 6.5 करोड़ रुपया हो गया, 6.5 करोड़ इसकी संख्या हो गई है। तो जो कुछ भी काम किया गया, कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ मनरेगा के नाम पर भ्रष्टाचार किया था। भारतीय जनता पार्टी ने उसको एक स्ट्रक्चरल उसमें चेंजेस लाए हैं। अब रही बात कि भाई इस नाम पर ये राम के नाम पर तो था नहीं, ये तो एक नई योजना शुरू की गई है जिसका एब्रिविएटेड फॉर्म जो है वो जी राम जी आपने कर दिया है। अब उसके नाम पर आपको परेशानी तो बनवाया गया ना। सवाल यह है कि इसकी विशेषता क्या है? संगीत रागी, आप भी समझते हैं कि ये बनाया गया है उस तरीके से। एक सेकंड साहिल, तो पॉलिटिकल आप व्याख्या करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन क्या अच्छा। सर साहिल, क्या नाम में आपको लगता है रोजगार और आजीविका जो है वो क्या एक कहीं से आकाश से ढूंढा हुआ शब्द है?
या ग्रामीण रोजगार और आजीविका से जुड़ा हुआ शब्द है? यदि कहीं और कला और संस्कृति से ला करके कोई शब्द पटक करके यहाँ गर्दन मरोड़ करके रखा हुआ महसूस होता तो हम मान भी लेते कि ये बिल्कुल बाहियात बातें क्यों ऐसी लाने की जवाब दीजिए जल्दी से। लेकिन जो ग्रामीण रोजगार और आजीविका से जिया हुआ है वो एक अंतिम बात कह लूं कि देखिए पहले काम के बारे में क्यों नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं, 10 सेकंड में अपनी बात खत्म करा। राज्यों में जितना भ्रष्टाचार किया है, पश्चिम बंगाल ही नहीं सारे कई राज्यों में जिस प्रकार से मनरेगा के पैसे का भ्रष्टाचार किया है, जिसके नाम वो होता, उसके लिए बहुत जरूरी थी कि ट्रांसपेरेंसी के लिए कार्यों का विवरण भी और व्याख्या भी विवरण हो और उस पर राज्य सरकार की भागीदारी भी सुनिश्चित होनी चाहिए। आप मुफ्तखोरी की व्यवस्था देखिए, मैं आप रिसोर्स जनरेट नहीं करें। जवाहरलाल नेहरू पर अटैक करना तो भारतीय जनता पार्टी का परम कर्तव्य है। बीफ को लेकर जवाहरलाल नेहरू पर अटैक किया। किरण रिजिजू को बीफ पसंद है, मनोहर पर्रिकर को बीफ पसंद है। ऑन द फ्लोर ऑफ द असेंबली हाउस में मनोहर पर्रिकर ने कहा था कि वो इंश्योर करेंगे कि बीफ की सप्लाई आबाद गति से चलती रहे। तो सबसे नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी के नेताओं को बीफ पसंद है, केरल में बीजेपी के नेताओं को, प्रेसिडेंट को बीफ पसंद है, लेकिन उत्तर भारत के लोगों को बताएंगे कि आप बीफ खाएंगे तो आप हिंदू विरोधी हो जाएंगे। ये बीजेपी और आरएसएस के लोगों का दोहरा चरित्र है और ये सब ऑन रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है। बीफ खाने वाला किरण रिजिजू अभी भी कैबिनेट में मौजूद है, तो दूसरों को ज्ञान न दे। दूसरी बात, मुझे अच्छा लगता कि अगर जो बातें मैंने सवाल खड़े किए इस जी राम जी के प्रावधान को लेके, उस पर चर्चा होती कि 40% आप क्यों स्टेट पे जिम्मेदारी डाल रहे हैं, केंद्र सरकार क्यों ये तय कर रही है कि इतना ही हम एलोकेट करेंगे और उसके बाद सब कुछ बताएगी वो।